कहानी प्राचीन भारतीय तंत्र मंत्र, काले जादू और लोक मान्यताओं का वर्णन करती है, जो उस समय की संस्कृति और समाज की सोच को दर्शाती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैराग्य ज्ञान में। आज हम सुनेंगे सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी जिसका नाम है डायन की साजिश। अधिक समय न लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या वह डायन थी? सन 1980, जनवरी का महीना, सुबह के 6 बजे का समय। हावड़ा स्टेशन, हिमगिरी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर खड़ी थी। उसके छूटने का समय हो गया था। मेरे एक भारवाड़ी मित्र है, नाम है मंटू राम। उन्हीं के अनुरोध पर मैं कलकत्ता आया था। 1 सप्ताह बाद लौट रहा था उस दिन। जब मैं मंटू राम जी से प्लेटफार्म पर खड़ा बातें कर रहा था, उसी समय मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। एक बारगी चौंक पड़ा मैं। औरत मुझे जानी पहचानी सी लगी, मगर उसे पहली बार कब और कहाँ देखा था ही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। औरत की उम्र 50 से अधिक ही थी, मगर वैसे देखने में वह 35-40 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। बाल अभी भी घने और स्याह थे, चेहरे पर चमक थी, शरीर गठा हुआ था। गोरे रंग और मांसल देह पर क्रीम कलर की साड़ी और ब्लाउज आकर्षक लग रहा था। कमर में लपेटकर कीमती कश्मीरी शाल भी ओढ़े थी वह। हाथ में एक चमड़े की अटैची भी थी। बुक स्टॉल पर खड़ी किसी पत्रिका के पत्रे उलट पुलट रही थी, और उसी बीच कभी कभी उचटती हुई नजरों से वह ट्रेन की ओर भी देख लिया करती थी। शायद हिमगिरी से ही वह भी यात्रा करने वाली थी, ऐसा लगा मुझे। संयोग हो कहा जाएगा इसे। मेरे सामने वाली सीट उसी की थी। जब अपने कंपार्टमेंट में घुसा तो देखा वह अपनी सीट पर बैठी अखबार पढ़ रही थी, और जब गाड़ी चली तो उसने अखबार से हटकर एक बार मेरी ओर देखा और फिर शाल को ठीक करती हुई मुस्कुराकर बोली, आपने मुझे पहचाना? पहचाना तो अवश्य, मगर आपको कब और कहाँ देखा था, यह अभी समझ में नहीं आया मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरी बात सुनकर एक बारगी खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर फैले हुए अखबार को समेटते हुए बोली, मैं वही डायन हूँ जिसे गांव वालों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था और गांव के बाहर कर दिया था। एकाएक मस्तिष्क में कुछ कौंधसा गया और 25 साल पहले की सारी घटनाएं एक एक करके चलचित्र की भांति उभर आयर थी मेरे मानस पटल पर। क्या तुम पाखी हो? हाँ, मैं पाखी ही हूँ। आसाम को पाखी, जिस पर आपने दया की थी और जिसने उस दया के बदले आपके लिए भविष्यवाणी भी की थी। फिर थोड़ा रुककर पाखी आगे बोली, क्या वह भविष्यवाणी सत्य हुई जो मैंने आपके लिए की थी? हाँ, बिल्कुल सत्य घटी तुम्हारी सभी भविष्यवाणियों, मगर एक अभी बाकी है। कौन सी? मौत की भविष्यवाणी। पाखी पहले हंसी फिर गंभीर हो गई, बोली, वह भी घट जाएगी। समय तो आने दीजिए। आंधी तूफान की तरह भागती हुई हिमगिरी की गति मंद पड़ने लगी थी। शायद आसनसोल आने वाला था। 25 वर्ष पहले पाखी मेरे लिए एक रहस्य थी और आज भी रहस्य है। पहली बार जिस रूप में उसे देखा था उसमें और आज के रूप और वेशभूषा में जमीन आसमान का फर्क था। इतने लंबे अरसे में इतना भारी परिवर्तन कैसे हो गया पाखी के व्यक्तित्व, वेशभूषा और उसके जीवन में? शायद मेरे मनोभाव को समझ गई पाखी। बोली, 25 वर्ष के बाद मिले हैं हम लोग। मेरे रूप में, मेरी वेशभूषा में और मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन देखकर अवश्य आपको आश्चर्य हुआ होगा। आप सोचते होंगे कि यह सब कैसे हो गया। हाँ, यही सब सोच रहा हूँ मैं, और यह भी सोच रहा हूँ कि एक जादूगरनी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर बात बदलकर पूछा, खा तक जाना है तुम्हें? पठानकोट। वहीं रहती हो क्या? नहीं, पठानकोट से चंबा जाना है मुझे। वहाँ थोड़े दिन रुककर लद्दाख चली जाऊंगी। वहाँ एक लामा तांत्रिक है, बड़े ही सिद्ध पुरुष है। वे मुझे अपने साथ तिब्बत ले जाने वाले हैं। 25 साल के दीर्घ अंतराल के बाद भी पाखी को भुला न सका मैं। भुला भी कैसे सकता था उस भयंकर जादूगरनी को। गर्मियों के दिन थे, काफी तेज धूप थी। पुरातत्व विभाग की ओर से अपने सहायक के साथ डिब्रूगढ़ से शिलांग जा रहा था। जीप महेंद्र चला रहा था। मैं उसकी बगल में बैठा बड़े इत्मीनान से बर्मी सिगार पी रहा था। लगातार 3 घंटे की यात्रा करने के पश्चात हम लोग घनघोर जंगलों को पार कर सुनसान घाटियों में पहुंच गए थे। लगभग 4-5 मील चलने के बाद सामने कुछ झोपड़े दिखलाई दिए।
महेंद्र बोला, कोई गाँव है शायद। चलो थोड़ा आराम कर आगे चला जाएगा। महेंद्र के इस विचार से सहमत हो गया मैं। मगर गांव में घुसते ही हम लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उस प्रचंड धूप में एक युवती जिसकी उम्र 25-30 के लगभग होगी, बहुत ही कष्ट के साथ गांव के धूल भरे रास्ते पर चल रही थी। रंग गोरा था, देह से लिपटी हुई मैली कुचैली साड़ी चिथरे चिथरे हो गई थी, जिनमें से अंग प्रत्यंग झांक रहा था। सिर खुला हुआ था, धूल से सने हुए बिखरे बाल और पोछे की ओर दोनों हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। उसका फटा हुआ आंचल बार बार छाती से गिर पड़ता था। हाथ बंधे रहने के कारण बहुत कष्ट से वह अपने गिरे हुए आंचल को संभाल पाती थी। चेहरा बुझा अवश्य था, मगर आंखों में तेज था जिसने मुझे आकर्षित कर लिया। वैसी उज्ज्वल और तेजपूर्ण आंखें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन उसकी आंखों में यातना के भाव स्पष्ट अंकित थे। वह वेदनापूर्ण दृष्टि से अपने चारों ओर के लोगों को देखती और फिर लंबी सांस लेने लगती। उसके साथ लगभग 40 से 50 आदमियों की भीड़ भी चल रही थी। दरवेश के शक्ल में एक व्यक्ति नाचता कूदता उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। भीड़ जब बिल्कुल करीब आ गई तो महेंद्र ने जीप को एक तरफ कर लिया और गति भी काफी कम कर दी, मगर थोड़ा आगे बढ़ने पर जीप खड़ी कर देनी पड़ी। भीड़ में जो लोग उस स्त्री के करीब थे वे लगभग नंगे ही थे। लंगोटी के अलावा उनके शरीर पर और कोई अन्य वस्त्र नहीं था। वे अत्यंत उत्साह के साथ अविश्रांत भाव से ढोलक बजा रहे थे और साथ ही नाच कूद भी रहे थे। जब भीड़ के साथ वह स्त्री मेरे करीब से गुजरी तो देखा उसकी हालत उस समय काफी दयनीय थी। पूरा शरीर गर्द से अटा हुआ था। वह जैसे अपने बंधे हुए हाथों का भार वहन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से झांकने वाली निराशा और झलकने वाली उदासी के गहरे भाव को जीवन में कभी भी न भूल सकूंगा मैं। उसके बंधे हुए हाथों को देखकर और उसकी यंत्रणा का अनुभव कर एक बारगी गंभीर हो उठा। चित्त खिन्न हो गया मेरा। उस गांव में विश्राम करने का विचार त्याग दिया मैंने। मेरे साथ एक चपरासी भी था जिसका नाम था फूलसिंह। वह डिब्रूगढ़ का रहने वाला था। महेंद्र ने जब उससे यह पूछा, भाई क्या तमाशा है, तो उसने बतलाया कि यह औरत डायन है। कब्र में दफनाए गए बच्चों को लाशों को निकालकर उन्हें खाती है। गांव वालों का कोई अनिष्ट न कर जाए, इसी ख्याल से इसे इस प्रकार गांव के बाहर निकाला जा रहा है। इसके पहले इस अंचल में डायनों को जो सजा दी गई है उसे देखते हुए यह सजा काफी कम है। फूलसिंह की बात विश्वसनीय थी। कुछ वर्ष पहले अखबारों में इसी जिले का एक विवरण प्रकाशित हुआ था जिसमें ग्रामवासियों ने एक स्त्री को डायन समझकर जिंदा ही आग में जला दिया था। वह विवरण काफी लोमहर्षक था। भीड़ जब रास्ते से हट गई तो महेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की। लगभग 1 मील जाने के बाद एक पहाड़ी नदी मिली जिसकी चौड़ाई तो कम थी मगर धारा काफी तेज थी। महेंद्र गाड़ी रोकते हुए बोला, अब क्या होगा? फूलसिंह ने बतलाया कि नदी पार करने के लिए 7-8 मील का चक्कर लगाना पड़ेगा और आगे रास्ता भी जंगली है। फिर नदी पार कर रात के वक्त जाएंगे कहा। यहाँ से करीब 25-20 मील तक न कोई गाँव है और नहीं ठहरने की कोई जगह। थोड़ा रुककर फूलसिंह बोला, साहब यहाँ एक डाक बंगला है, क्यों न हम सब आज की रात वहीं ठहरें। करीब 1 फरलांग पर नदी के किनारे ही डाक बंगला था। कभी किसी समय अंग्रेजों ने बनवाया था अपने लिए। काफी पुराना था डाक बंगला। उसकी दशा दयनीय थी उस समय। 3-4 कमरे अवश्य थे मगर उनकी भी हालत शोचनीय हो थी। खैर, फूलसिंह ने एक कमरे को साफ किया, हम लोगों का बिस्तर लगाया और फिर खाना बनाने में जुट गया। दिन ढल चुका था, ठंडी हवा बहने लगी थी। मैं और महेंद्र दोनों काफी थक गए थे। थोड़ी देर बाद हम लोग नदी में नहाए और फिर खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। घड़ी की ओर देखा 8:35, मगर रात काफी हो गई थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया था। महेंद्र तो बिस्तर पर लेटते ही सो गया था, लेकिन मुझे नींद न जाने क्यों नहीं आ रही थी। मैं उसी स्त्री के बारे में सोच रहा था। उसकी झील जैसी गहरी, तेजपूर्ण और रहस्यमयी आंखें बार बार मेरे सामने थिरक उठती थीं। उसी समय सहसा अंधेरे में न जाने कैसी आवाज सुनाई। 2 आवाज रलान की ओर से आई थी जहां फूलसिंह ने खाना पकाया था। मैंने उठकर टार्च जलाई और उधर रोशनी फेंकी। विस्मय,
कौतूहल और आश्चर्य के मिले-जुले भाव से भर गया मन। जिस औरत के बारे में अभी सोच रहा था मैं वही बैठी हुई थी दालान में सिकुड़ी सिमटी सी। टार्च की रोशनी ने जैसे उसे अभिभूत कर दिया था। भागने की चेष्टा उसने नहीं की। विरिमत्सी अपने स्थान पर पूर्ववत बैठी रही। जब मैं उसके पास गया तो देखा वह हम सब लोगों की थाली में जो जूठन बचा था उन्हें इकट्ठा कर खाने वाली थी। मगर मुझे देखकर उठकर खड़ी हो गई और डर से कांपने लगी वह। उस समय उस स्त्री की हालत और दयनीय लगी मुझे। देखा बदन पर काफी चोटें लगी थीं। सिर भी कई जगह फट गया था जिससे खून बहकर बालों से चिपट कर सूख चुका था। चेहरा भी काफी सूजा हुआ था। मैं और करीब जाकर बोला, घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हें किसी बात का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुमको भूख लगी है, चली आओ मेरे साथ, खाना भीतर रखा है, लेकर खा लो। न वह पहले हिचकिचायो फिर थोड़ी सहमी भी मगर चारों ओर देखकर मेरे पीछे चली आई कमरे में। इसी बीच फूलसी भी उठ गया था। उसने जब उस स्त्री को देखा तो घृणा से मुंह फेर लिया। फिर मुझसे कहा, साहब आप तो जानते हैं कि यह औरत डायन है, भयंकर जादूगरनी है, गांव से निकाली गई है। इसे खाना मत खिलाइए वरना किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। मगर मैंने फूलसी की इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह स्त्री खाना खा चुकी तो मैंने उससे कई प्रश्न पूछे। उसका नाम सोना पाखी था। रहने वाली आसाम की थी। 1 महीने पहले उस गांव में रहने के विचार से आई थी वह। डायन समझकर उसकी जो दुर्गति की गई थी और जो यातना दी गई थी और गांव के बाहर निकाला गया था वे सारी बातें सच थीं। अंत में बड़े ही कातर स्वर में बोली, पाखी बहुत मारा है, बहुत यातना दी है उन लोगों ने, हाड़ दर्द कर रहा है। 4-5 दिनों से भूखी प्यासी थी। रोटी का एक टुकड़ा भी किसी ने न दिया खाने को। बातचीत के सिलसिले में मैंने पाखी की आंखों में अद्भुत विशिष्टता देखी। किसी तरुणी की आंखों में जो चमक और मधुरता रहती है उससे जरा भी कम उस युवती की आंखों में न थी। इसे मैंने प्रकृति को एक विलक्षण बात समझी। पाखी डायन है या नहीं इस बारे में कोई निर्णय न कर सका, लेकिन उसकी आंखों से निकलती हुई विलक्षण ज्योति को देखकर अंदर ही अंदर एक बारगी काँप गया। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, पूछिए। पाखी ने जवाब दिया, क्या तुम सचमुच में डायन हो? तुम्हें लोग जादूगरनी कहते हैं, क्या यह बात सच है? मेरी बात सुनकर पाखी की रहस्यमयी आंखें एक बारगी दब से जल उठीं। चेहरा भी थोड़ा कठोर हो गया उसका और उसी के साथ एक अमानवीय भाव भी उभर आया वहाँ। सहम गया मैं। तभी महेंद्र भी नींद से उठकर चला आया वहाँ। मुझको पाखी से बातें करते हुए देखकर आश्चर्य हुआ उसे, मगर कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर शून्य में निहारने के बाद पाखी बोली, हाँ साहब, मैं डायन हूँ, जादूगरनी भी हूँ मगर पहले थी नहीं, बनाई गई हूँ। फिर उसने एक लंबी सांस ली। मतलब समझ में नहीं आया पाखी, जरा साफ साफ बताओ। पाखी इस बार हंस पड़ी। फिर बोली, क्या करेंगे कहानी सुनकर मेरी? बड़ी ही दर्द भरी जिंदगी है मेरी, कहानी भी उतनी ही दर्द भरी है। फिर सिसकने लगी वह। समझते देर न लगी। निश्चय ही कोई रहस्यमय मगर दुख भरी जिंदगी जी रही थी पाखी। आगे कुरेदना उचित नहीं समझा मैंने। मौन साध गया, मगर रहा न गया। बोला, आज रात यहीं आराम करो पाखी, कल बातें होंगी। आराम तो करूं पर गांव वालों को मालूम हो गया कि मैं रात को यहाँ खाना खाई थी तो शायद वे लोग और दुर्गति करेंगे मेरी। हो सकता है मार भी डाले जान से इस बार। नहीं, अब तुमको कोई मारेगा वारेगा नहीं, कोई भी दुर्गति नहीं करेगा तुम्हारी, मैं समझ लूंगा। तुम आराम करो। पाखी ने मेरे यहाँ खाना खाया और रात में रही भी। जब यह समाचार गांव वालों को मालूम हुआ तो सचमुच काफी हंगामा किया लोगों ने, लेकिन जब यह मालूम हुआ कि हम लोग सरकारी अफसर हैं तो शांत हो गए सब। दूसरे दिन मैं शिलांग पहुंचा। पाखी को भी साथ ले लिया था। वहां उसका इलाज कराया मैंने। 2 से 3 दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गई वह। पहनने के लिए कुछ साड़ियां भी खरीद कर दे दी मैंने। पाखी प्रसन्न हो गई। मुरझाया और उदास चेहरा खिल उठा गुलाब के फूल की तरह उसका। महेंद्र ने पूछा, एक डायन के लिए इतना सब तुम क्यों कर रहे हो शर्मा? क्या लाभ है तुम्हें?
यह बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है महेंद्र कि मैं इसकी क्यों इतनी सहायता कर रहा हूँ। क्या फायदा है मुझे? कौन सा स्वार्थ है मेरा? कभी कभी अकेले में भी सोचता हूँ मेरे मन में पाखी के लिए इतनी सहानुभूति, इतनी दया और इतनी करुणा क्यों है? कौन सा अदृश्य आकर्षण है उसमें जिसके वशीभूत होकर मेरी आत्मा इतनी स्नेहिल हो उठी है उस अनजानी तरुणी के प्रति। सरकारी काम से मुझे शिलांग में लगभग 1 महीने ठहरना पड़ा, मगर इस बीच दो एक ऐसी अद्भुत और अविश्वसनीय घटनाएं घटीं जिससे भयभीत हो उठा मेरा मन और पाखी के प्रति सतर्क हो गया मैं। वह डायन है, वह जादूगरनी है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं रह गया मेरे मन में। मेरे कैंप से थोड़ी ही दूर पर बड़ा भारी कब्रिस्तान था जिसके चारों ओर घने पेड़ लगे हुए थे। 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। महेंद्र फूलसिंह को लेकर सरकारी काम से डिब्रूगढ़ गया हुआ था। मैं अकेला था। मौसम खराब होने के कारण उस दिन जल्दी ही खाना खाकर लेट गया मैं बिस्तर पर। बहुत ही जल्द नींद आ गई मुझे। रात का न जाने कौन सा वक्त था जबकि अचानक गहरी नींद से एकाएक जाग उठा मैं। कैंप में गहरी खामोशी छाई हुई थी और जागने पर उस गहरी खामोशी में मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। कैंप के दूसरी ओर खाट पर पाखी भी सोई हुई थी। उसे आवाज देकर पुकारा, मगर न वह बोली और न तो उठी ही। मैंने टार्च जलाई और रोशनी में देखा कि पाखी वहां नहीं है। आश्चर्य हुआ मुझे, इतनी रात को कहाँ गई वह? न जाने किस प्रेरणा से हाथ में टार्च लिए कैंप के बाहर निकल आया मैं। बादलों से अटकर काला पड़ गया था आकाश। हल्की बारिश हो रही थी उस समय। वातावरण में घोर निस्तब्धता छाई हुई थी। चारों ओर साय साय कर रहा था। कुछ देर तक खड़ा रहा मैं। अचानक कई लोगों के खिलखिला कर हंसने की आवाज सुनाई दो मुझे। सतर्क हो गया मैं। आवाज कब्रिस्तान की ओर से आई थी। धीरे धीरे चलकर कब्रिस्तान के करीब जब मैं पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर एक बारगी स्तब्ध रह गया मैं। शरीर का सारा खून जम गया बर्फ की तरह। रोमांचित हो उठा मैं। भय और आतंक से भर गया मन। कब्रिस्तान की एक पक्की कब्र पर पाखी बैठी हुई थी और उसके चारों ओर खड़े थे कई नरकंकाल। वे नरकंकाल बिल्कुल जीवित व्यक्तियों की तरह हरकतें कर रहे थे। कभी ताली पीट पीट कर नाचते कूदते थे तो कभी झूम झूम कर गाते और हंसते थे। कभी कभी बीच में पाखी भी उन सबके किसी भाव पर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। भय और आतंक से मेरा बुरा हाल हो रहा था। अधिक देर तक देखा न गया मुझसे वह भयानक और विभत्स दृश्य। दौड़कर कैंप में वापस आया और हांफते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा। पाखी कब लौटकर आई पता न चला। रात को जो कुछ देखा था मैंने उसे महेंद्र से बतलाया और न तो उसके संबंध में पाखी से ही कुछ पूछा। मैं हमेशा भयभीत रहने लगा था अब। एक दिन पाखी ने मेरे जीवन के भूतकाल से संबंधित बहुत सारी बातें बतलाई जो अक्षरशः सिद्ध थीं। उनकी सत्यता में जरा सा भी भ्रम न था। इसी प्रकार उसने मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी की। यहाँ तक कि मेरी मृत्यु का वर्ष, महीना और मृत्यु की तिथि भी बतला दी उसने। इससे मैं प्रभावित अवश्य हुआ। दिलचस्पी भी अधिक हो गई पाखी के प्रति। लेकिन फिर भी भय और आतंक के भाव में कमी नहीं आई। एक दिन सांय के समय पाखी डबल हार्स विस्की की बोतल लेकर आई। चौंक पड़ा मैं। इतनी कीमती अंग्रेजी शराब की बोतल कहाँ मिली पाखी को? शिलांग में सिर्फ एक दुकान थी अंग्रेजी शराब की और वह भी मामूली सी, जहाँ इतनी कीमती शराब का मिलना बिल्कुल असंभव था। फिर कहाँ से लाई इसे पाखी? जब इस संबंध में पूछा तो पाखी सिर्फ मुस्करा कर रह गई। बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कराहट थी वह। समझ में न आया कुछ। बोतल और 2 गिलास मेज पर रखकर सामने बैठ गई पाखी। फिर हंसकर बोली, साहब बुरा मत मानिएगा, कभी कदा पी लेती हूँ। आज मन कर गया। सोचा आज आपके साथ बैठकर पीऊंगी। इतना कहकर दोनों गिलासों में उसने मदिरा ढाली। एक मुझे थमा दिया और दूसरा अपने लिए ले लिया। गिलास को पकड़ते हुए फिर पूछा, शिलांग में तो यह शराब मिलती नहीं, आखिर लाई कहाँ से इसे तुम? कहीं मिलती तो है न? जहाँ मिलती है वहीं से लाई हूँ। पाखी ने हंसकर जवाब दिया और फिर एक ही सांस में गदगद करके पूरी मदिरा पी गई वह। थोड़ा रुककर दूसरा गिलास भरा उसने और उसे भी पी गई उसी तरह। मैं भौचक कासा देखता रहा। शराब तेज थी, आंखें लाल हो उठीं।
चेहरा भी हल्का गुलाबी हो उठा उसका। मेरी भी हालत विचित्र थी। चित्त अवश हो रहा था। मन डूबता सा लगा। बाद में ऐसा लगने लगा कि किसी भी क्षण चेतना शून्य हो जाऊंगा मैं। हुआ भी ऐसा ही। न जाने कब और किस क्षण गिर पड़ा बिस्तर पर। ख्याल ही नहीं रहा मुझे। डबल हार्स मदिरा बहुत पी थी मैंने, मगर कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी मेरी। आखिर बात क्या थी, समझ में न आई। उस स्थिति में और उस अवस्था में मैंने अपने आप को एक अद्भुत वातावरण में पाया। सबसे पहले मुझे एक गांव दिखलाई दिया। बंगाल और आसाम के सीमांत प्रदेश का था वह कोई गांव। 15-20 झोपड़े, केलों के कई बाग। गांव से थोड़ी दूर पर बहती हुई कोई पहाड़ी नदी, जिसकी चौड़ाई तो कम थी मगर धारा तीव्र थी। एक पक्का घाट था जहां मछली मारने वाली कई नावें बंधी हुई थीं। घाट से थोड़ा हटकर जामुन और आंवले के 3-4 पेड़ थे। मैंने देखा उन्हीं पेड़ों के झुरमुट में गुमसुम एक युवक बैठा था। वह बड़ा हो सुंदर युवक था, देखने में अत्यंत भोला। उम्र यही रही होगी 20-22 साल के आसपास। गोरा रंग, सुगठित देह, लंबा कद, घने घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सब मिलाकर अत्यधिक आकर्षक व्यक्तित्व था उस युवक का। चूड़ीदार पायजामा और सिल्क का कुर्ता पहने था वह। कभी कभी सिर उठाकर सामने की ओर देख लिया करता था। उसके चेहरे के भाव और आंखों की भाषा से ऐसा लगता था कि वह युवक किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अनुमान सत्य था। युवक सचमुच ही इंतजार कर रहा था, और जिसका इंतजार कर रहा था वह थी एक किशोरी लड़की। सांआ की स्याह कालिमा फैल चुकी थी। चारों तरफ वातावरण में गहन नीरवता छाई हुई थी। नदी की ओर से झाड़ियों के दर्द भरे गीतों के करुण स्वर आकर हवा की लहरियों में तैर रहे थे। कुछ गीतों को सुनकर चिंतित हो उठता था वह युवक। अचानक उसके चेहरे पर एक चमक थिरक उठी। अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया वह और थोड़ा आगे बढ़ आया। मैंने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र 14-15 साल से अधिक नहीं थी जल्दी जल्दी चलकर उस युवक के पास पहुंची। लड़की भी काफी सुंदर और आकर्षक थी। उसके गोरे रंग पर और सुडौल देह पर चंपी रंग का कुर्ता और धानी रंग का चूड़ीदार पायजामा बड़ा अच्छा लग रहा था। पीठ पर नागिन की तरह बालों की 2 चोटियां झूल रही थीं। वह हाफ रही थी, शायद बहुत दूर से चलकर आई थी। उसका उभरा हुआ सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। करीब पहुंचते ही युवक ने दोनों हाथों को फैलाकर उस किशोरी को अपने आगोश में ले लिया और चूमने लगा उसके गुलाबी गालों को। लड़की काफी देर तक युवक के सीने से लगी रही, और जब अलग हुई तो एक बारगी चौंक पड़ा मैं। पहचानने में देर न लगी मुझे। वह लड़की और कोई नहीं, पाखी थी। अक्षत यवना पाखी। दूसरे क्षण उसका स्वर सुनाई पड़ा मुझे। वह कह रही थी, गिरिजेश, कल वह तांत्रिक फिर आया था। क्या कहता था? युवक ने पाखी के बालों को सहलाते हुए पूछा। बस वही पुरानी बात। उसे रुपए चाहिए या उसके बदले मेरा हाथ? थोड़ा रुककर पाखी आगे बोली, जानती हूँ माँ कभी भी उसका रुपया वापस नहीं कर सकेंगी, और किसी दिन वह क्रूर तांत्रिक मुझे जबरदस्ती ले जाएगा अपने साथ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह मुझे अपनी भैरवी बनाना चाहता है। मुझे भैरवी बनाकर अपनी साधना की पूर्ति के साथ ही साथ अपनी वासना की भी पूर्ति करना चाहता है। वह नरपिशाच। अंतिम शब्द के साथ पाखी का गला भर आया। सिसकते हुए आगे बोली वह, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस तांत्रिक की निकृष्ट साधना का पात्र बनूं? क्या तुम यह चाहते हो कि मेरा यह शरीर उसकी अदम्य वासना की पूर्ति का साधन बने? बोलो गिरिजेश, कुछ तो बोलो, कुछ तो जवाब दो। निर्विकार भाव से सब कुछ सुनने के बाद गिरिजेश पाखी का हाथ थामकर बोला, नहीं पाखी नहीं, तुमको मैं उस पापी के चंगुल में कभी भी न पड़ने दूंगा। घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही रुपए का इंतजाम कर वापस कर दूंगा उसका रुपया। माँ से कह देना, और यह भी कह देना कि अब किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद गिरिजेश और पाखी में जो बातें हुईं उससे मुझे यह समझते देर न लगी कि वे दोनों बचपन के साथी थे। दोनों का अगाध प्रेम था एक दूसरे के प्रति। शीघ्र ही विवाह के बंधन में बंध जाना चाहती थी दोनों आत्माएं। मगर दोनों के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न था तांत्रिक भोलानंद गिरी। पाखी के पिता महेश्वर राय चौधरी से उसकी मित्रता थी। एक बार उनकी बीमारी में 500 रुपये देकर भोलानंद गिरी ने सहायता की थी।
इस उपकार का परिणाम यह हुआ कि वह महेश्वर राय चौधरी के परिवार का एक घनिष्ठ सदस्य बन गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो भोलानंद गिरी ने परिस्थिति का लाभ उठाकर पाखी की मां शोभा से शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहा, मगर वह साध्वी स्त्री इसके लिए तैयार नहीं हुई। तभी उसकी कलुषित दृष्टि पाखी पर पड़ी। उस समय उसकी उम्र 13-14 साल के लगभग थी। पाखी किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी। उसके यौवन का फूल खिल रहा था, जिसका रसपान करने के लिए आकुल हो उठी उस कृतघ्न तांत्रिक की कलुषित आत्मा। वह जानता था कि पाखी कभी भी अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए तैयार न होगी। जो जबरदस्ती करना नहीं चाहता था वह पाखी के साथ, इसलिए वह अपने रुपए की बराबर मांग करने लगा। जानता था कि परिस्थिति ऐसी है कि शोभा रुपए कभी भी वापस न कर सकेगी। एक दिन अवसर देखकर भोलानंद गिरी बड़ी ही आत्मीयता से शोभा से बोला, यदि रुपए लौटाने की स्थिति में नहीं हो तो कोई बात नहीं, पाखी है न, उसको ही मुझे दे दो। यदि चाहोगी तो और रुपए दे दूंगा। पाखी बड़ी हो रही है, शादी वादी का झंझट भी तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा। उसे दीक्षा देकर भैरवी बना लूंगा। उसका लोक परलोक दोनों बन जाएगा। मेरे बाद मेरे मठाश्रम और मेरी जमीन जायदाद की वही मालकिन होगी। बोलो तैयार हो। भोलानंद गिरी की यह बात सुनकर शोभा एक बारगी तिलमिला उठी। विष का घूंट पीकर रह गई वह। बोला न गया उससे कुछ। धीरे से उठी और कमरे के भीतर चली गई वह। भोलानंद गिरी कुछ देर खड़ा रहा, फिर पैर पटकते हुए वह भी चला गया। पूरी रात पति के चित्र को सामने रखकर रोती रही शोभा। और पाखी को जब ये सारी बातें मालूम हुई तो क्रोध और आवेश से उसका चेहरा लाल हो उठा। दूसरे दिन भोलानंद गिरी ने एक आदमी को भेजकर कहलाया कि यदि दीपावली के भीतर शोभा रुपया वापस नहीं करती तो वह पाखी को जबरदस्ती ले जाएगा। शोभा और पाखी दोनों परेशान और चिंतित हो उठीं। इस समाचार को सुनकर भोलानंद गिरी का पूरे इलाके में प्रभाव था। लोग उससे डरते भी थे, इसलिए मां बेटी उसका विरोध भी नहीं कर सकती थीं। अब मेरे सामने दूसरा दृश्य था। देखा वह पहाड़ी नदी लगभग 1 मौल आगे जाकर बायरियों ओर मुड़ गई थी। उस स्थान पर एक विशाल मठ था, जिसके एक ओर मीलों तक फैला हुआ मैदान था और दूसरी ओर पहाड़ों से घिरा हुआ जंगल था, जिसकी छाती को चीरती हुई नदी की प्रखर धारा आगे बढ़ गई थी। मैंने देखा मठ काफी पुराना था। उसके भीतर कई बड़े बड़े कमरे थे। एक कमरे में प्रकाश हो रहा था। वह कमरा काफी लंबा चौड़ा था। एक ओर काली की आदम कद मूर्ति थी। मूर्ति के सामने बड़ा सा हवन कुंड था, जिसमें से धुआं निकलकर कमरे के रहस्यमय वातावरण में छाता जा रहा था। एक और पंचमुखी दीपाधार में दीप जल रहा था, जिसके निकट ही चांदी की थाली में पूजन की सामग्री रखी हुई थी। नारियल और जवा पुष्प भी था वहां। कमरे के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा पलंग था, जिस पर गद्दा तकिया लगा हुआ था और रेशमी चादर बिछी हुई थी। तरह के सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था वह पलंग। तभी मेरी नज़र एक भीमकाय व्यक्ति पर पड़ी। काफी मोटा ताजा था वह। उसकी छाती काफी चौड़ी थी और पेट बाहर निकला हुआ था। उसकी वेशभूषा किसी तांत्रिक सन्यासी जैसी थी। दाढ़ी मूछ तथा सिर के बाल सफाचट थे। उम्र यही रही होगी करीब 50 साल की, लेकिन देखने में इतनी उम्र का लगता नहीं था वह। उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लगता था कि उसने आकंठ मदिरा पो रखा हो। सन्यासी जैसा वह व्यक्ति बाहर टहल रहा था। उसका कोहड़े जैसा सिर ऊपर था और दोनों हाथ पीछे थे। जब मैं उस भयंकर व्यक्ति की ओर देख रहा था, उसी समय फाटक की ओर से कुछ लोग आते दिखाई दिए। उन लोगों की वेशभूषा तांत्रिक सन्यासियों जैसी ही थी। 2-3 व्यक्ति कसकर पकड़े हुए थे एक लड़की को। शेष लोग उनके पीछे चल रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थीं। लड़की को तुरंत पहचान लिया मैंने। वह पाखी ही थी। उसका हाल बुरा था। कहीं कहीं खून भी टपक रहा था। बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे। बराबर चौक-चीख कर रोए जा रही थी पाखी। साथ हो उन राक्षसों के बंधन से मुक्त होने की भी कोशिश कर रही थी वह। पाखी को देखकर महिषासुर जैसा वह व्यक्ति हो होकर हंसने लगा। समझते देर न लगी। भोलानंद गिरी था वह व्यक्ति। निश्चय ही उसने पाखी को जबरदस्ती पकड़कर मंगवाया था। उसके आदेश पर लोग उसको एक कमरे में ले गए।
थोड़ी देर बाद जब पाखी कमरे के बाहर निकली तो मैं देखकर दंग रह गया। एक बारगी आश्चर्य से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। अनिर्वचनीय आभा से दपदप कर रहा था उसका चेहरा। मुद्रा गंभीर थी और एक विशेष प्रकार की विलक्षण शांति भी थी वहाँ। आंखें अधमुदी थी उसकी। सुगठित युवा देह पर लाल रंग की रेशमी साड़ी थी, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग अनावृत था। साड़ी का रेशमी आंचल यौवन के मधुकलश की मर्यादा की रक्षा करने में अपने को असमर्थ पा रहा था। दोनों कुछ कुंभों का स्पर्श करती हुई मानिक और स्फटिक की मालाएं गले में झूल रही थीं। कलाइयों में लाल चूड़ियां थीं और शुभ्र ललाट पर लाल सिंदूर का गोल टीका भी था। धीरे धीरे पग उठाती हुई पाखो मंदिर वाले कमरे की ओर बढ़ रही थी। हे भगवान! वेशभूषा में, चाल ढाल में, व्यवहार और भाव में इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन हो गया पाखी में, समझ में नहीं आया मेरे। बस अवाक और भौचक्का सा देखता रहा मैं पाखी की ओर। ऐसा लगता था मानो पाखी के रूप में कोई देवकन्या स्वयं स्वर्ग से उतर आई है। मैंने देखा भगवती महाकाली के सामने उस तांत्रिक ने पाखी के सभी अंगों की विधिवत पूजा की। इस समय पाखी के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, वह संपूर्ण नग्न थी। पूजा के अंत में तांत्रिक ने मदिरा से भरी हुई चांदी की कटोरी उसको दी। एक हो घूंट में सारी मदिरा पी गई वह पाखी और दूसरे ही क्षण उसका चेहरा लाल हो उठा। अपूर्व आभा से चमक उठा चेहरा और बिखर गए लावण्य के कण मुखमंडल पर। अपनी भैरवी को अपनी साधन पीठिका बना लिया था पाखो को भोलानंद गिरी ने। उसकी प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई थी। संकल्प साकार हो उठा था। आशा फलवती हो गई थी उस तांत्रिक की। उसकी कामना, वासना, साधना की बलिवेदी पर युवावस्था में पदार्पण कर रही थी। एक अवोध सुंदरी किशोरी ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और चढ़ा दिया था अपनी संपूर्ण आशाओं-अभिलाषाओं को। रात का तीसरा प्रहर था। अनुष्ठान पूरा हो चुका था। मूर्ति के सामने जल रहे पंचमुखी दीप की ज्योति मंद पड़ गई थी। तांत्रिक भोलानंद गिरी अपनी भैरवी को लेकर मध्य संभोग मुद्रा में लीन था उस समय। तभी दूर से मुझे गिरिजेश आता दिखाई पड़ा। उसके कंधे पर बंदूक लटक रही थी और हाथ में एक पोटली थी। शायद उसमें रुपया था। गिरिजेश तेजी से घुसा और दौड़कर मंदिर के दरवाजे के सामने आया। दरवाजा भीतर से बंद था, मगर जोर का धक्का देकर उसने दरवाजा खोल दिया और साथ ही चीख कर बोला, पाखी, मैं रुपया लेकर आ गया हूँ, बाहर निकलो। गिरिजेश की आवाज सुनकर पाखी तो बाहर नहीं निकली। हाँ, भोलानंद गिरी अवश्य आंख मलते हुए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। पाखो कहाँ है? दहाड़ते हुए गिरिजेश ने पूछा। पाखो यहीं है, मगर अब तुम उससे नहीं मिल सकते। क्यों? चौंक पड़ा गिरिजेश। इसलिए कि पाखो पर अब मेरा अधिकार है। वह मेरी भैरवी बन चुकी है, देवी को साक्षी देकर। ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर गिरिजेश ने कमरे के भीतर घुसना चाहा, मगर तभी चौड़े फाल का चमचमाता हुआ एक छुरा आकर उसकी पीठ में घुस गया। पूरा तड़प कर गिर पड़ा जमीन पर। दूसरे ही क्षण गिरिजेश के हाथ में ली हुई पोटली खुल गई और सारा रुपया बिखर गया चारों तरफ। जिस समय यह लोमहर्षक घटना घटी उसी समय मुझे एक झटका सा लगा। आंखें खुल गईं और उसी के साथ एक बारगी में चीख पड़ा, पाखी। देखा मुझ पर झुकी हुई पाखी मुस्करा रही थी। बिस्तर से उठकर बैठते हुए हौले से बोला, यह सब मैंने क्या देखा है पाखी? पाखी की मुस्कराहट गहरी उदासी में डूब गई। आपने मेरे अतीत की कथा जाननी चाहिए थी न, मगर फिर तुम्हारी इतनी दयनीय हालत क्यों हो गई पाखी? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में पाखी ने सिसकते हुए जो कुछ बतलाया उसे सुनकर जहाँ एक ओर उसकी अघोर तांत्रिक शक्ति का मुझे एहसास हुआ, वहीं दूसरी ओर आत्मा भी द्रवित हो उठी। मेरी करुणा से भर गया मेरा मन। पूरे 10 साल भैरवी के रूप में रही पाखी उस अघोरी तांत्रिक के साथ। उससे पाखी को तामसिक शक्ति की कई अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हुईं। इसी बीच पाखी 2 बच्चों की मां भी बनी, मगर उन दोनों को अघोरी भोलानंद गिरी ने नहीं छोड़ा। बलि देकर दोनों बच्चों की आत्माओं को सिद्ध कर अपने अधिकार में कर लिया उसने। क्रोध, घृणा और क्षोभ से पागल हो गई पाखी। कौन माँ अपने शिशुओं को अपनी ही आंखों के सामने बलि होते हुए देख सकती है भला? साब, ऐसी अलौकिक सिद्धि और तांत्रिक शक्ति से क्या फायदा जो मन और आत्मा की शांति ही छीन ले? पाखी ने उदास स्वर में कहा। गिरिजेश को बहुत चाहती थी मैं, उससे आत्मा की गहराई से प्रेम करती थी मैं।
कभी कभी आज भी उसकी याद में डूब जाती हूँ मैं। उसने मेरे लिए अपनी जान भी दे दी, मगर मैं उसके लिए कुछ न कर सकी। मुझे उस राक्षस ने न पत्नी बनने दिया और न तो माँ ही। आप ही सोचिए साहब, ऐसी औरत की जिंदगी क्या होगी। सब कुछ गंवाकर, सब कुछ लुटाकर अंधकार में भटक रही हूँ मैं। भोलानंद गिरी का क्या हुआ, कहाँ है वह? विषन्न मन से पूछा मैंने। पाखी हंस पड़ी। विषाद में डूबी थी उसकी हंसी। बोली, होगा क्या, जो होना चाहिए वही हुआ। दोनों बच्चों की सिद्ध आत्माओं ने अपनी बलि का बदला ले लिया उस नरपशु से। एक रात अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया वह। बड़ी ही घृणित मृत्यु हुई थी उसकी। चेहरा विकृत हो गया था, आंखें बाहर को निकल आई थीं, सारा शरीर गलकर दुर्गंधमय हो उठा था। मगर साहब, बदला लेने के बावजूद भी उन दोनों बच्चों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। वे बराबर मेरे साथ रहती है। तुम्हारे साथ? आश्चर्य से बोला मैं। हाँ साहब, वे हमेशा हमारे साथ ही रहती है। अभी पाखी ने अपना वाक्य पूरा किया ही था कि मैंने देखा कि हल्के कोहरे की शक्ल की दो छायाएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। वे बराबर चक्कर काट रही थीं और उनका आकार भी स्पष्ट होता जा रहा था चक्कर के साथ ही। भय से सिहर उठा मैं। कैसी है ये छायाएं? कौन है इन छायाओं के रूप में? मैं आगे कुछ सोचूं समझे कि उसके पहले ही पाखी बोल उठी, साहब आप घबराइए नहीं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ये मेरे दोनों बच्चों की छायाएं हैं। जब कभी मैं इनके संबंध में कुछ सोचती हूँ उसी समय ये मेरे पास आ जाते हैं। कल कीमती शराब की बोतल यही दोनों लाए थे कलकत्ता से। क्या कहती हो तुम? हाँ साहब, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करें आप। इतना कहकर पाखी ने चक्कर काटती हुई उन छायाओं की ओर मुंह घुमाकर कुछ संकेत किया जिसे मैं समझ न सका। मगर कुछ ही क्षणों के बाद देखा मेरे सामने कीमती शराब की बोतल, टोकरी में भरे फल और मिठाइयाँ रखी हुई थीं। अवाक और स्तब्ध हो गया मैं। कैसे और कहाँ से आया यह सब सामान? पाखी बोली, मेरे बच्चों की आत्माएं लाई है ये सब, उन्हीं का चमत्कार है। कुछ देर बाद वे चक्कर काटती हुई छायाएं गायब हो गईं। मैं पाखी का मुंह ताकता रह गया। देखा उसके चेहरे पर वात्सल्य का भाव उभर आया है। बहुत देर तक न जाने किन भावनाओं और किन विचारों के सागर में डूबी रही वह। मगर जब तंद्रा भंग हुई तो देखा पाखी का चेहरा आंसुओं से भींग उठा था। एक प्रकार से कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। एक एक कर सारी घटनाओं को मैं भूल हो गया था। 25 वर्ष के दीर्घ अंतराल के बाद यदि पाखी हावड़ा स्टेशन पर न मिली होती तो शायद इस कथा को लिपिबद्ध भी न कर पाता मैं। घड़ी की ओर देखा 4:15। बनारस आ गया था। 25 साल बाद हम दोनों मिले थे। अब फिर कब मिलेंगे, यह भविष्य के गर्भ में था। जब ट्रेन से उतरने लगा तो सहज स्वर में पाखी बोली, आपने मेरे प्रति जो उपकार किया था उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। क्या हूँ उन उपकारों के बदले आपको? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने देखा पाखी की आंखों में आंसू छलक आए थे, गला भी भर आया था उसका। प्रणाम की मुद्रा में जुड़े हुए उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। 4-5 महीने बाद लद्दाख से पाखी का आज एक पत्र आया है। वह बनारस आना चाहती है। उसका कहना है कि अपने दोनों बच्चों की आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊं मैं। भला आप ही बतलाइए मैं कैसे मुक्ति दिला सकूंगा उन आत्माओं को? वैसे ही मैं दर्जनों अतृप्त आत्माओं के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। तो दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा, डायन की साजिश का अंत यही होता है। हमने जाना तंत्र, साधना और अज्ञात शक्तियों की गहराइयों में। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक और रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकें। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस यात्रा में कदम रखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।